कभी कभी किसी रिश्ते में हम इतना इतना डूब जाते हैं कि अपनी ही पहचान धुंधली पड़ने लगती है ना। हम ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। सही बात है। एक मैसेज का इंतजार, एक कॉल की उम्मीद, और बस इसी में हम खुद को कहीं खो देते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम जितना ज्यादा देते हैं, मतलब जितना ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, सामने वाला उतना ही दूर होता जाता है। हाँ, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद उन्हें और कोशिश करनी चाहिए, पर असल में जवाब कोशिश करने में नहीं है, बल्कि कुछ अलग करने में छिपा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। वो कौन सी मानसिक गलतियां हैं जो हम अनजाने में करते हैं, और कैसे सच्चा आकर्षण ज्यादा कोशिश करने से नहीं बल्कि एक तरह के आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता से पैदा होता है। चलिए सबसे आम गलती से शुरू करते हैं, जरूरत से ज्यादा देना। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण है नेहा और राहुल का। नेहा जो थी वो राहुल के एक मैसेज पर अपने दोस्तों का प्लान कैंसिल कर देती थी। ओके। राहुल को आधी रात को एयरपोर्ट से लाना हो तो वो हमेशा हाजिर थी। शुरू में राहुल को ये बहुत अच्छा लगा, पर 6 महीने बाद क्या हुआ? उसने नेहा के जन्मदिन पर बस एक टेक्स्ट मैसेज किया, क्योंकि उसे पता था नेहा तो समझ जाएगी। उफ, यह सुनने में ही चुभता है। या हमेशा उपलब्ध रहना हमेशा नजरअंदाज किए जाने का कारण बन गया। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, अगर कोई प्यार में है तो क्या ये सीमाएं बनाना, ये बाउंड्रीज बनाना रिश्ते की भावना के खिलाफ नहीं है? ऐसा लग सकता है कि आप हिसाब किताब कर रहे हैं कि मैंने इतना किया तो तुम भी करो। क्या ये प्यार को एक तरह की डील नहीं बना देता? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर ये डील नहीं, ये संतुलन है। संतुलन? हाँ, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन ये क्या होता है? आसान भाषा में हमारा दिमाग जो है वो अच्छी चीजों का आदी हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा। जैसे रोज चॉकलेट खाना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। या फिर किसी का हर समय आपके लिए मौजूद रहना। कुछ टाइम बाद वो खास नहीं रहता, वो सामान्य बन जाता है। एग्जैक्टली। और आकर्षण उस खास एहसास में ही तो छिपा है। मतलब जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कीमत भूल जाते हैं। ये तो मानवीय स्वभाव है। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे आप किसी बिल्ली का पीछा करें। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही तेजी से भागेगी। पर जैसे ही आप रुककर बैठ जाते हैं वो खुद उत्सुक होकर आपके पास चली आती है। सही बात है। इंसानी आकर्षण भी कुछ ऐसा ही है। लगातार पीछा करना या हर समय उपलब्ध रहना एक असंतुलित शक्ति समीकरण बना देता है। पावर इम्बैलेंस। हाँ, आप अनजाने में ये संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी कीमत तुम्हारी मान्यता से है। और कोई भी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित नहीं होता जो खुद अपनी कीमत ना समझता हो। बिल्कुल। तो अगर पीछा करना या ओवर गिविंग काम नहीं करता तो इसका तार्किक उल्टा है पीछे हटना या चुप हो जाना। लेकिन ये तो और भी ज्यादा जोखिम भरा लगता है। डर लगता है। हाँ, क्या होगा अगर आप चुप हो गए और उन्होंने आपको भुला ही दिया? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें चुप्पी की ताकत को समझना होगा। जब आप लगातार मैसेज करते हैं, सफाई देते हैं, बहस करते हैं, तो सामने वाला उस पैटर्न का आदी हो जाता है। ओके। आपकी अचानक चुप्पी उस पैटर्न को तोड़ती है, या उन्हें चौंकाती है, या उन्हें सोचने के लिए जगह देती है। एक मिनट, कुछ तो बदला है। शायद पहली बार वो आपकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। क्या ये चुप्पी एक तरह की सजा, या जिसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं, वो नहीं बन सकती है? मैंने सुना है कि ये रिश्तों के लिए बहुत जहरीला होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है? जिस चुप्पी की हम बात कर रहे हैं वो आत्मसम्मान के लिए एक स्पेस बनाने जैसा है। ये तब होती है जब आपको लगता है कि आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा और आप समझा कर थक गए हैं। ओके, ये खुद को बचाने का एक तरीका है। हाँ, जबकि स्टोन वॉलिंग, जैसा कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं, वो रिश्ते के 4 सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। अच्छा। वो है बातचीत को पूरी तरह बंद करके दूसरे को भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ देना। वो सजा देने का एक तरीका है। तो जिसका मकसद दूसरे को चोट पहुंचाना होता है। एग्जैक्टली। हमारी चुप्पी का मकसद खुद को चोट पहुंचने से बचाना है। एक का स्रोत आत्मसम्मान है, दूसरे का अहंकार। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये चुप्पी एक तरह से ये कहती है मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, लेकिन अगर तुम बात करना चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ। ये एक शांत आत्मविश्वास दिखाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, हालात के नहीं। और एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जैसे ही आप खुद को समझाना बंद करते हैं,
लोग अलग तरह से सुनना शुरू कर देते हैं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली बदलाव है। ये खुद को बचाने वाली बात मुझे एक और शब्द की याद दिलाती है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। लेकिन ये शब्द सुनते ही मन में एक ठंडी सी बेपरवाह तस्वीर बनती है, जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या यही इसका मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिटैचमेंट को लेकर सबसे आम गलतफहमी है। डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाह या भावनाहीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को इस तरह प्रबंधित करना कि वो आप पर हावी ना हो। ये अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना है। तो ये प्यार और मोह यानी अटैचमेंट के बीच का फर्क है? बिल्कुल। प्यार में आजादी होती है। आप चाहते हैं कि सामने वाला खुश रहे, भले ही वो आपके साथ हो या ना हो। जबकि अटैचमेंट में खोने का डर होता है। ये एक तरह की जरूरत बन जाती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। डिटैचमेंट आपको इस डर से आजाद करता है। तो ये अहंकार से नहीं आता, बल्कि इस गहरे विश्वास से आता है कि अगर ये रिश्ता नहीं भी चला तो भी मैं ठीक रहूंगी, मैं अपने आप में पूरी हूं। एकदम सही। और जब आप इस मानसिकता के साथ किसी रिश्ते में आते हैं तो आप अब जरूरतमंद नहीं लगते। आप एक शांत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जो स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक होती है। आप प्यार करते हैं लेकिन निर्भर नहीं रहते। बिल्कुल। और जैसा कहा गया है, अलगाव प्यार की कमी नहीं बल्कि निर्भरता की कमी है। मुझे लगता है कि मैं अब इन सब चीजों को जोड़ पा रही हूँ। ओवर गिविंग ना करना, पीछा ना करना, सही समय पर चुप रहना, डिटैचमेंट, ये सब करना लगभग नामुमकिन है अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर हो। अगर आप अंदर से ये नहीं मानते कि आप सम्मान और प्यार के हकदार हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सब बाहरी रणनीतियां हैं, लेकिन असली खेल वो अंदरूनी है। मतलब ये सब आत्म मूल्य यानी सेल्फ वर्थ पर आकर टिक जाता है। कम आत्म मूल्य ही वो जड़ है जिससे ये सारी असुरक्षित आदतें निकलती हैं। लगातार सत्यापन मांगना, अस्वीकृति को व्यक्तिगत रूप से लेना और सीमाएं ना बना पाना। हाँ बिल्कुल। तो किसी के लिए इस चक्र को तोड़ने का पहला व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी कीमत पहचानो, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका सबसे पहला और ठोस मतलब है सीमाएं बनाना। ये सीखना कि ना कहाँ कहना है। ना कहना। हाँ, नेहा के उदाहरण पर वापस जाएं तो इसका मतलब होता ये कहना, राहुल मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने पहले ही दोस्तों से वादा किया है, हम कल मिल सकते हैं। ये एक छोटी सी ना उसके आत्मसम्मान को तुरंत बढ़ा देती। बिल्कुल। और ये सामने वाले को भी एक संदेश भेजता है कि आपकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी प्राथमिकताएं हैं। सही बात है। और दूसरा कदम है खुद को मान्य करना। अपनी कीमत जानने के लिए बाहरी तारीफ का इंतजार मत कीजिए। ओके। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक पल रुककर खुद को सराहें। तीसरा, खुद से जुड़ें। 5 मिनट के लिए ही सही शांति से बैठें और पूछें, मैं आज कैसा महसूस कर रही हूँ। हम दूसरों की भावनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना भी जरूरी है, खासकर जब हम गलतियां करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। खुद से वैसे ही बात करना सीखें जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते। जब आपका आत्म मूल्य इस तरह अंदर से बढ़ने लगता है तो आपका आत्मविश्वास बाहर झलकता है। आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी इज्जत करें, आपका व्यवहार ही ये करवाता है। एक बहुत अच्छी लाइन थी, जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो आप किसी और की सुविधा के लिए खुद को सिकोड़ते नहीं हैं। बहुत खूब। मानसिक शांति सबसे कीमती चीज है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपकी शांति छीन रहा है तो उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म प्रेम है। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत एक बहुत ही गहरे बदलाव की ओर इशारा कर रही है। ये टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं, ये इस बात के बारे में है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। दुनिया हमें वही मूल्य देती है जो हम चुपचाप खुद को देने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। आप अपने जीवन के स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और फिर दुनिया उसी के हिसाब से आपको जवाब देती है। ये सारे सिद्धांत संतुलन में देना, चुप्पी की ताकत, निर्भरता से मुक्ति और आत्म मूल्य सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। ये वाकई एक आईना दिखाने जैसा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अकेले रह जाने का डर होता है। सब सोच सकते हैं। जरूर। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें तो ये सिर्फ हमारे रोमांटिक रिश्तों को ही नहीं
बल्कि हमारी दोस्ती, हमारे परिवार, हमारे काम करने की जगह और सबसे महत्वपूर्ण खुद के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकता है। क्या जीवन के हर पहलू में मानवीय संबंधों में ज्यादा संतुलन, सम्मान और गहराई लाना संभव है अगर हम सिर्फ अपनी नींव मजबूत कर लें? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।